हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री की क्लास 6 की चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री की 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 4 तक पढ़ा था। जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 नहीं पढ़ा है, वो लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वो जाके पढ़ सकते हैं। आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इस चैप्टर में यह बताया जाएगा आपको कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा और उसमें जो लोग राज करते थे, शासन करते थे, जो देखभाल करते थे वहाँ का, उन्हें राजा बोला जाता था, जो कि प्राचीन एक गणराज्य था। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब शंकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख-रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि यह अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों का तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ-साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। पर उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, जिन्हें वर्ण कहा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। जनपद: महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला।
उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से यह पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया अभी। जैसा कि इनमें नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाएं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये देखिए, इसी को चित्रित धूसर पात्र बोला जाता है। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है, जैसे ये। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। देखिए, महत्वपूर्ण महाजनपद और जनपद और नगर, जैसे कि देखिए ये, जैसे वैशाली हो गया। मगध, मगध ही बहुत महत्वपूर्ण था। कौशाम्बी, राजगृह, अवंती, उज्जैन, पांचाल, हस्तिनापुर, कुरु, गांधार, ये तक्षशिला, ये सब उस टाइम के बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद और जनपद थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो बहुत ही शक्तिशाली उस टाइम पे थे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता थी और लाखों संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अब राजा सेना रखने लगे थे, मतलब पहले लोग जब शक्तिशाली हो गए तो उनको एक दूसरे से युद्ध करना पड़ता था अपनी जगह को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए। तो वो अब नियमित रूप से सेना रखने लगे थे और उनको अपने सिपाहियों को नियमित रूप से वेतन देकर पूरे साल रखते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के मतलब उस टाइम के मुद्रा थी उस टाइम पे, जिसके वो आहत सिक्के बोलते हैं। अभी आगे हम दिखाएंगे उसको। अगर जो चैप्टर 8 है उसमें हम पढ़ेंगे, इन सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किला बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। पहले क्या था कि लोग बस उपहार जो लोग लाते थे उन्हीं से वो अपना
राजपाट चलाते थे, लेकिन अब वो जब सेना रखने लगे थे और कुछ संसाधनों की जो उनको आवश्यकता होती थी, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वो अब नियमित रूप से लोगों पर कर लगाते थे, टैक्स लगा दिए थे उस टाइम पे। यह कर ऐसे होते थे जैसे फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटक आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब जब महाजनपद काल स्टार्ट हो गया था तो उस टाइम पे लोहे की वस्तुएं ज़्यादा प्रचलित हो गई थी, इसलिए जो हल वगैरह थे लोहे के बन गए थे, जिससे खेत की जुताई के लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत ही परिवर्तन लाए। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। अभी मैंने बताया भी कि मगध उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण जनपद था। आइए इसके बारे में देखते हैं। मैप 4 में हमने मगध को ढूंढा था अभी। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसे नदियां मगध से होकर बहती थीं। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थी। मगध में दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर मतलब राजगीर का नाम आज राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जिसे हम पटना बोलते हैं, जो बिहार की राजधानी है, उस टाइम पे भी पाटलिपुत्र के नाम से राजधानी बनाई गई थी। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी। मैप में हमने देखा वज्जी भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, जो आज बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत
बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। ऐसे जो संघ था, तो जो शक्तिशाली राजा उस टाइम पे होते थे, वो लोग जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उसको वो लोग जीतना चाहते थे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर 6। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।